बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस पार्ट का ओनली सारांश को बताएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ऑब्जेक्टिव और उसके अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो इसको देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा, जिसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, मतलब ये क्या है? निबंध है कि कहानी है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है आपका निबंध है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, तो इसको क्लियर रखिएगा कि इसका लेखक भीमराव अंबेडकर और श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। अब हम लोग लेखक परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भीमराव साहब अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको आंसर में जवाब देना है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कैसे परिवार में हुआ था? तो इनका जो जन्म है एक दलित परिवार में हुआ था, यानी क्षुद्र जाति के थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा के बाद ये जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है ये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर वहाँ से वो लंदन चले जाते हैं यानी इंग्लैंड चले जाते हैं। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय का अनुवाद को जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं को प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावादी या शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यानी इन्होंने समाजशास्त्र को भी पढ़ा, अर्थशास्त्र को भी पढ़ा, शिक्षाविद को भी पढ़ा, दर्शन शास्त्र को भी पढ़ा। सारे चीज़ को पढ़कर ये जो है धर्म दर्शन की व्याख्याता के रूप में ये उभर गए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों को, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए बहुत ही अथक संघर्ष किया। ठीक है, यानी जो समाज में जो प्राचीन समय था तो उस समय के समाज में जो स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। उस समय छुआछूत की मान्यताएं ज़्यादा थी। तो अछूतों को, स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के लिए, मजदूरियों का जो स्थिति था उस समय दयनीय था, है ना। उस समय तो ज़्यादातर बंधुआ मजदूर हुआ करता था। उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। उनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किया, संघर्ष किया और उनको अंततः लास्ट में विजय भी प्राप्त करवाया। तो इसके लिए बहुत सारे संघर्ष किए, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम लोग उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 प्रमुख व्यक्ति प्रेरक कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों ऑप्शन में रहेगा और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के संविधान निर्माण में इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए इन्हें ना भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। ठीक है, ये जो भारत का जो संविधान बना था तो उसमें संविधान को बनाने में, उसमें जो भी नियम कानून जो बना था उसमें इन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा गया? निर्माता कहा गया है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किससे कहा गया है? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। उसके बाद देखिए आगे 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ और कब हो जाता है? तो 1956 ईस्वी में कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, एग्जाम में आता है।
जो महत्वपूर्ण रचना है उसको हम यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहला जो यहाँ पे रचना है द कास्ट इन इंडिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है। उसके बाद हु आर दे, हु आर शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सब मोस्ट पॉपुलर इनकी रचना है। ये सब ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है हु आर दे, हु आर शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन और द कास्ट इन इंडिया, ये सब रचना ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब का लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब इस पाठ का सारांश को पढ़ेंगे। ये तो लेखक परिचय था, अब हम लोग प्रस्तुत पाठ का सारांश को पढ़ेंगे। पाठ का सार है आपका, देखिए लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के प्रसिद्ध भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रस्तुत पाठ, कौन सा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको जवाब में आंसर देना है एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, जिसको जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में पढ़ने के लिए बाबा साहब ने लिखा था। तो कहाँ पे लिखे थे, लाहौर में लिखे थे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। उसके बाद देखिए, भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, अभी के जो भारतीय लोकतंत्र के जो भावी नागरिक है, यानी आप लोग जो है, हम लोग है, इसके लिए पढ़ना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको पढ़ के समझते हैं हम लोग। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, लेखक जो मानते हैं कि ये विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी समाज में बहुत सारे जात पात को देखा जाता है, तो इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। उनके समर्थन के अनुसार कुछ आधार लिए गए हैं। पहला आधार क्या है, देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानता है, तो आवश्यक मानता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद देखिए, जातिवाद के समर्थकों के इस तर्क के खंडन में बाबा साहब ने आपत्ति दर्शाई है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। आगे देखिए, सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जो सभ्य समाज होता है उसमें श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी कर देता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जब हमको जात के आधार पे काम को बांट दिया जाता है कि आप इस जात से हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और वो उस जात से आया है तो वो उसको वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखने का जो नज़रिया होता है एक दूसरे का, वो ऊंचा नीचा हो जाता है। ये बात यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया गया है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं है, और ये केवल भारत में है और किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए, भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं, उसके कार्यकुशलता या सक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि आज का भारतीय श्रम विभाजन जातिगत के आधार पर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भारतीय श्रम विभाजन जो है, भारत में जो श्रमिकों का जो श्रमिक विभाजन किया जाता है तो वह उसकी रुचि के आधार पर नहीं होता है, ना उसके श्रम विभाजन जो है कार्यकुशलता के आधार पर होता है, ना उसके सक्षमता के आधार पर होता है, बल्कि किसके आधार पर होता है, तो उसके श्रम विभाजन जो है जातिगत के आधार पर होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसी समय उसको इस चीज़ को निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इस कास्ट से आ रहे हैं, इस जाति से आ रहे हैं, तो आपको भविष्य में यही काम करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय उसके लिए श्रम विभाजन कर दिया जाता है
जो जीवन भर माता पिता के आधार लेकर पेशा का निर्धारण कर लेता है। कहने का मतलब वही है, चाहे वह उस पेशा में कुशल हो या न हो, मतलब उसको उस पेशा में यानी उस काम में उसको कुशलता प्राप्त है या नहीं, या उसको मन लग रहा है या नहीं, उसको रुचि हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा अगर उस कास्ट से आ रहा है तो उसको वही काम करना है। यह भारतीय समाज का क्या है, नियम है। भले ही कुशलता के कारण भूखे क्यों नहीं मर जाए, लेकिन आप इस कास्ट से आ रहे हैं तो यही काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बनाया हुआ है। इस लाइन का कहने का मतलब यही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय जातीय प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती है। यानी जो भारत का जो जातीय प्रथा व्यवस्था है वो प्रतिकूल परिस्थिति में किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देता है, जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन है, भारतीय जातीय प्रथा। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण कौन है, तो जातीय प्रथा। क्यों है, क्योंकि यह किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की अगर बात किया जाए तो श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष युक्त है। कैसे है, तो देखिए, जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जाति प्रथा के द्वारा जो श्रम विभाजन कर दिया जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। उसको उसमें तो रुचि हो या ना हो, उसको काम को बंटवारा कर दिया जाता है कि आप इस कास्ट से आ रहे हैं, इस जात से आ रहे हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, तो उसको रुचि पे कहाँ है। जो लोग अपना कार्य अरुचि या व्यवस्था से करते हैं तो उनका दिल दिमाग जो है काम में नहीं लगता है, फिर उन्हें कुशलता कैसे प्राप्त होगी। इस प्रकार हो सकता है कि जातिवाद द्वारा किया गया श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक हो, जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। तो देखिए, इस पूरा लाइन का क्या सारांश है, कहने का मतलब है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोष युक्त है। कैसे है, तो देखिए, जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा यानी इच्छा पे उसके निर्भर नहीं होता है। जो लोग अपना कार्य और रुचि या व्यवस्था के कारण करते हैं उनका दिल दिमाग जो है काम में नहीं लगता है, फिर उन्हें कुशलता कैसे प्राप्त होगी। जब आपको किसी काम में मन ही नहीं लगेगा तो आप उस काम में कुशल कैसे होइएगा। इस प्रकार हो सकता है कि जातिवाद द्वारा किया गया श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक है, जो भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाबा साहब के अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारा का होना आवश्यक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारा को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि आदर्श समाज में गतिशीलता होना चाहिए। जो अच्छा समाज होता है उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, जो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित रहे। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबको समान भागीदारी होनी चाहिए। आदर्श समाज जो होता है उसमें बहुत सारे हितों में सबका एक समान भागीदारी होनी चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन का एक पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र कैसा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो आदर्श लोकतंत्र समाज में। ठीक है, तो बच्चों, इस प्रकार हम इस पाठ को सारांश को पढ़ा दिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव को कराएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।